स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हर बार की तरह इस बार फिर आपके बीच आपका अपना फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा, जो कि लाए आपके लिए ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस राजीव क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है, मैंने बताया था कि चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न से लेके अति लघु, लघु, दीर्घ उत्तरी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियोस में मेरे बहुविकल्पी प्रश्न के भी सॉल्यूशन हो चुके हैं, अति लघु भी हो चुके हैं, लघु भी हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले मैं हर बार बताता हूँ आपको दोस्तों कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं, लेक्चर जो आ रहे हैं, आपको उसका अपडेट मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस राजीव क्वेश्चन बैंक। आज हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पहला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होते हैं हमारे कितने 5 मार्क्स के होते हैं, 5 अंक के हमारे क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे इसमें लिखना है, कैसे थ्योरी पार्ट देना है, कितना न्यूमेरिकल पार्ट देना है, जिससे कि हम लोग अच्छा मार्क्स गेन कर सकें बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से करना, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप कोई भी समस्या आएगी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। आइए चलिए, क्या दिया है, जैसा कि दिया है पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। होता क्या है, हम लोग पढ़े थे डाइपोल के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव होगा जब उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर क्या होगा, एक बल लगता है, एक बल लगेगा। तो जब बल लगता है कि उसी बल की वजह से क्या करता है, वैद्युत जो द्विध्रुव हमारा होता है वो मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, मूव करता है तो क्या आता है, उसमें टॉर्क लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो उसी बल के वजह से इसमें जो बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है कि क्या फॉर्मूला उसका आता है। क्लियर है, चलिए आइए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे आराम से बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे देखिए, सपोज दैट ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में ये बना हुआ है, जिसको नोट करना है। सब लोग बारी बारी से नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे इसको। ठीक है, इसमें मैंने क्या मान लिया, एक डाइपोल हमारा रखा है किसी एक एंगल पे। ये हमारा क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल में क्या होता है, दो समान विपरीत आवेश होते हैं। यहाँ मैंने रख दिया माइनस क्यू और यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, वो 2L है। क्या है, 2L है ये। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, एक चीज और, ये देखिए यहाँ से अब जो ये एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग अगर समझेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये किसका डायरेक्शन हो गया, विद्युत क्षेत्र का दिशा हो गया। ठीक है, अब हमारा जो डाइपोल रखा है किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर हम लोग क्या करें, इसको किसी एंगल थीटा पे रख के डायरेक्ट इसी की डायरेक्शन में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल के डायरेक्शन को अगर हम लोग रखें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र भी, और डाइपोल का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एंगल थीटा पे रखते हैं। ठीक है, तो एंगल थीटा पे रखते हैं, तो आइए देखते हैं होता क्या है। थीटा एंगल पे रख दिए। अब देखिए, जब मैंने इसको थीटा एंगल पे रख दिया, थीटा एंगल पे रखने के बाद क्या होगा, अब देखिए ये है, इस वाले चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या होगा, इसमें डायरेक्शन होगा, यानी इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्या होता है, इसके चार्ज की वजह से कितना होगा, Q इंटू
ई होगा। क्लियर है। अब देखिए उसी तरीके से इस पे किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। नेगेटिव है तो क्या होता है, ऋण आवेश पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इस पे भी क्या हो गया, F इक्वल टू क्यू इंटू ई हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे इस तरीके से लग रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये इस तरीके से मूव करेगा। ठीक, फिर इधर आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे मूव कराएगा, तो ये क्या होगा, बार बार इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। ये एक प्रकार से एफएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, मोशन करेगा ये। तो उसी को पढ़ना है भाई, इस तरीके से मूव करेगा तो टॉर्क लगेगा। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या होगा, टार्क होगा। टार्क यानी क्या हो गया, बल आघूर्ण हो गया। अब इसी बल आघूर्ण की हम लोगों को सूत्र निकालना है कि क्या आएगा, इसकी फार्मूला क्या आएगी। ठीक है, अब देखो जैसे इधर क्यू ई हो गया, इधर क्यू ई हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अगर एंगल के बारे में बात करें हम लोग, अगर इसको इस तरीके से यहाँ पे हम मैच करा दें, यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ तक है कोई, ठीक है, इस पे हम लोग इस तरीके से मैच करा दिए। क्लियर है। अब देखिए मैच करा देंगे हम लोगों तो क्या मिलेगा, अगर टॉर्क जो होता है, बल आघूर्ण होता है, हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है बल आघूर्ण का, क्या फार्मूला होता है बल आघूर्ण का, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है। ठीक, फोर्स इंटू बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा हो गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें हम लोग, तो टाउ का फार्मूला क्या बनता है, इसको इस तरीके से कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर टाउ की वैल्यू दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर। एफ आपका क्या है, क्यू ई है, क्यू इंटू ई है। ठीक, आर क्या होगा, अब फोर्स ऐसे है तो परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन, ये 12 का, इसका क्या होगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंबवत वाला, जो हमारा लंबवत वैल्यू इसकी जो आएगी उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो लंबवत वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू हमको निकालना हो तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से देखें, हम लोग ले लें साइन थीटा, साइन थीटा बराबर ले लें, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये बी है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, 2l। तो ए बी की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा, यानी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से इसका भी होगा, इस वाले का इधर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा, 2l साइन थीटा। तो हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू जो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, हम लोग क्या करते हैं, Q और 2l को एक साथ ले लिए, यहां पे लिख दिया क्या, E साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे हम लोग, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से डिनोट करते थे, या इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होता है, चूंकि P इक्वल टू P से डिनोट करते थे, इसको क्या होता था, आवेश गुणे उनके बीच की दूरी, ये कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू अगर लें तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू P रख दें और ये E रख दें, और ये हमारा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होता है, अगर इस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये हम लोगों ने एक व्यंजक प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, और लिखना है तो टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणनफल होता है इनका। ठीक है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे होता है क्या, कभी कभी पूछता है कि जैसे टाउ इक्वल टू
PE साइन थीटा है। तो किस एंगल पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी? तो भाई इसको अगर मैक्सिमम होना है तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। मिनिमम क्या होता है? 0। ठीक है, तो किस पे 1 होता है? थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हम लोग ले लें, टाउ मैक्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम बल आघूर्ण क्या होता है? PE हो जाएगा। साइन 90 रख देंगे 1 आ जाएगा। मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम लेंगे या तो निगेटिव हो जाएगा या 0 में आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, आपको एंगल दिया रहेगा, P और E के बीच का एंगल क्या है वो दिया रहेगा, और सीधे आप लोग फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? P इंटू E हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। इसको देख लीजिए एक बार आप लोग, जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ये आपका क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए हो गया होगा, आई होप कि सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है। ये आपका बल आघूर्ण हो गया। अच्छा, लिखा है इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे से एक छोटी दूरी पे रखे होते हैं, तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, बाकी और भी जो परिभाषाएं होंगे आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो ये डेरिवेशन करेंगे, इसमें हिंदी में कुछ इसको समझाएंगे, जो आपने किया है उसको हिंदी में भी आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत थ्योरी आप जो पढ़े होंगे उसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आराम से 2 पेज में ये आसानी से हो जाएगा। इतने में आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर है, और ये सारे क्वेश्चन की मैक्सिमम पूछे जाते हैं, डेरिवेशन है जो। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ये ब्लैंक पेज है प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये है सेकेंड। अब देखिए क्या दिया, वैद्युत द्विध्रुव अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डायपोल रखा हुआ उसके अच्छी दिशा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला हम लोगों ने डेरिवेशन थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, फार्मूला बस डिस्कस किया था, आज उसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे। तो क्या है, अच्छी स्थिति पे रखे बिंदु पर रखे हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसका फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला। देखिए हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे हमारा कोई एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना मान लेते हैं हम लोग? 12 मान लेते हैं। ठीक है, ये इसका कहीं सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा सेंटर हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? 12 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इस जगह पॉइंट P ले लेते हैं। क्लियर है, देखते रहेगा स्टेप बाय स्टेप इसको करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ से जो इसका इसके सेंटर से डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है? x है। सेंटर से डिस्टेंस कितना है? x है, इसको हम लोग O मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट समझ लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ से क्या है, P तक का डिस्टेंस कितना है? x है। अब देखिए यही हमारा क्या है, अच्छी बिंदु है, अच्छी दिशा में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसी बिंदु पे अगर हम लोग निकालते हैं किसी एक दूरी पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब इस पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर पॉइंट पे प्लस Q की वजह से देखें तो क्या होगा, धन आवेश की वजह से क्या होता है, इसके वजह से अगर E1 है, विद्युत क्षेत्र E1 मान लेते हैं, किस दिशा में होगा? कुछ इस दिशा में होगा इस पे। ठीक, E1 का डायरेक्शन हो जाएगा। माइनस की वजह से अगर हम लोग देखें ऋण आवेश की वजह से क्या होता है, इस दिशा में होता है, अपने साइड होता है, इनवर्ड होगा, तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्शन? ये हो जाएगा
E2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रहा है, एक E1 हो गया, एक E2 हो गया। ठीक, तो अगर इसका हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा तो क्या होगा, ई नेट हमारा क्या आएगा, ई जो नेट आ जाएगा हमारा क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। भाई किसी वेक्टर क्वांटिटी है, किसी पॉइंट में निकालना है, दो डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए E1 माइनस E2 हो गया, तो E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी उसको बारी बारी से हम लोग नोट करेंगे, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसके बाद डिराइव कर देंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा। वह अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पे अच्छा दिया है। ये कंडीशन अभी लास्ट में आपको समझाऊंगा अत्यधिक दूरी का मतलब क्या है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग बारी बारी से E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं। अगर E1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालें, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 मतलब इसके वजह से है, ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K सब में ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ क्या है, टोटल x है, यहाँ से यहाँ क्या है, L है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस एल हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब चलिए इसी तरीके से E2 अगर हम लोग ले लें, अगर E2 को वैल्यू नोट करें तो यहाँ जाएगा K, ये क्या हो गया Q अपॉन में। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आपका टोटल 2L था, ये L है, तो ये x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन मिल जाएंगे, E1 और E2 को वैल्यू मिल गई, इस वाले फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। चलिए नेट हम लोगों का E जो आ जाएगा, E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 यानी KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, KQ को इस तरीके से कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर इसका हम लोग एलसीएम ले यहाँ पर, ठीक, क्या आ जाएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इस वाले में ये चला जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस एल का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2xl हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब अगर इसको इस वाले में लिखेंगे तो इससे कैंसिल हो गया, x माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। x माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में इस तरीके से रख देते हैं, x का स्क्वायर एल का स्क्वायर माइनस 2x इंटू, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है कैसे इसको इजी फॉर्म में शट आउट करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऊपर 4x इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में, a प्लस बी ए माइनस बी एक प्रकार से है, इनका स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, हाँ अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यानी के क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर।
इसको नोट कर लीजिए, नहीं कैंसिल करना पड़ेगा। या इधर स्पेस है क्या, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आइए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, के क्यू 4XL। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ा, अगर यहाँ पे इसका P की वैल्यू देखें हम लोग, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू क्यू, यही हमारा होता है, 12 इंटू क्यू होता है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x की पावर क्यू, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 4XL इंटू के क्यू है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरीके से बनाएं, के क्यू 4XL है, इसको के क्यू 4XL को हम लोग क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, के अलग कर लें, x अलग कर लें, यहाँ 2 लिख दें इंटू 2QL, 4QL हो जाएगा, KX हो जाएगा, 4QL हो गया, KX हो गया, चीज़ें वही हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के पावर 2 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखें, अब फिर से यहाँ पे इस तरीके से किया जाए तो EN इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, के P, और यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, x, अपॉन में x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए क्या दिया है यहाँ पे, दिशा में अत्यधिक दूरी पर, यानी x की वैल्यू हम जो लोग जो दिए हैं वो बहुत अत्यधिक दूरी रहना चाहिए। यानी एक कंडीशन क्या है हमारे साथ, x जो है ग्रेटर देन L, इसके लेंथ से जो है क्या अधिकतम दूरी पे रहना चाहिए, इससे अधिकतम, यानी x का जो वैल्यू है L के कंपैरिजन क्या है, बहुत हाई है, x ग्रेटर देन L है, तो L हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हम लोग सपोज कर लेंगे क्या है, L की वैल्यू क्या होगी, एक प्रकार से हम लोग मान लेंगे 0 है, बहुत छोटा है x के कंपैरिजन में यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बाई एल क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और कम हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तब ये हम लोग फॉर्मूले में चेंज करते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला रहेगा। x ग्रेटर देन एल है, यानी यहां से l को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर दें, टेंडिंग टू क्या है, 0 है लगभग ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे लिखे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हो गई, यहाँ क्या हो जाएगा 2p इंटू, अब l हमारा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ x अपॉन में x के पावर 4 हो जाएगा, x अपॉन में x के पावर 4 हो जाएगा, एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला जो मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरीके से नोट कर दे रहे हैं, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उधर, फॉर्मूला में क्या मिल जाएगा, En, यानी E इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता x के पावर 3। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेन फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो यही इसका डेरिवेशन है मेन, ये इसका डेरिवेशन है, ये जो वैल्यू आया है। क्लियर है, तो इसको देख लीजिए, इसी तरीके से करते हैं। अच्छी दिशा में अगर हमको निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे एज्यूम कर लेते हैं, पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कि क्या होगा, डायरेक्शन इस तरीके से वैल्यू रख के और इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग डिराइव कर देते हैं, लास्ट में जो कंडीशन दिया रहता है वो कंडीशन हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करिए, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाया जाएगा, आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। डिस्कस करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैंक पेपर हो गया। थर्ड क्वेश्चन,
देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निरक्षीय स्थिति पे। अभी हम लोगों ने क्या किया, अच्छी स्थिति पढ़े, अब क्या दिया, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। निरक्षीय स्थिति मतलब क्या हो गया, निरक्षीय बिंदु यानी क्या हो गया, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके बारे में देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हमारा मान लेते हैं क्या है, हमारा कोई एक डाइपोल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ मान लिए क्या है, माइनस क्यू हो गया, यहाँ क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया, ठीक। हम मान लेते हैं एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इसके मेन सेंटर से यहाँ पे जो पॉइंट कोई बनता है उसी को क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, निरक्षीय बिंदु हो गया, ठीक है। ये इसको इस तरीके से अगर बनाएंगे तो ये हमारा एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 2l होगा, यानी ये l और ये l होगा। इसको अगर ये हमको कोई पॉइंट P मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, क्या मान लेते हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे रखा हुआ है, क्या रखा क्या है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारा r हो गया, इसको मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पे, ये किसी एंगल थीटा पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक हम समझ लिए कि एंगल क्या है हमारा, थीटा एंगल है। अब देखिए ये पॉइंट पे अगर हमको निकालना हुआ वैल्यू, ये r हो गया, ये l हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। सेम एज इट इज यही इसकी भी हो जाएगी, इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट में हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद उसका वेक्टर है, वेक्टर नेट निकालना पड़ेगा क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसके वजह से मान लेते हैं E1 है, किसी इस डायरेक्शन में होगा, ये क्या होगा, E1 हो गया, इसके वजह से आउटवर्ड हो गया इस डायरेक्शन में। माइनस क्यू की वजह से देखें यहाँ पर ऋण आवेश, इसकी वजह से क्या होगा, किसी इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमारा क्या हो गया, E2 हो गया, यानी E1 आउटवर्ड हो गया, E2 इनवर्ड हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसी पॉइंट को समझने के लिए हम लोग उठा के कहीं और रख लेते हैं, या ऐसे समझ लीजिए E1 E2 ये हो गया। यहाँ से अगर हम लोग देखें इस तरीके से अगर ड्रॉ करें, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा। अब ये देख लेते हैं, देखिए E1 E2 में पता चल गया, फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अगर इनका वेक्टर फाइनल वेक्टर सम निकालना होगा तो इन दोनों के बीच में एंगल भी हमें पता रहना चाहिए क्या एंगल है। तो एंगल हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा थीटा ही होगा। अगर वो थीटा है, ठीक, तो ये क्या होगा, ये 90, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। या ऐसे समझ लीजिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 हो गया, थीटा हो गया हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी वाला भी एंगल जो आएगा वो क्या होगा, थीटा ही होगा। क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर इन दोनों का हम लोग देखें कि प्रोजेक्टाइल देखें इनका, जैसे E1 E2 दिया है कि इस इनको अगर थीटा एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट करें क्या आएगा, E1 का एक कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। उसी तरीके से E2 का क्या होगा, ये E2 है, इसका भी एक इधर डायरेक्शन आएगा, एक इधर डायरेक्शन आएगा, आएगा कि नहीं। कोई भी देखिए, अगर जैसे वेक्टर हो गया ये हमारा, ठीक है, अगर यहाँ से किसी एंगल पे ये है, E रखा हुआ है, थीटा है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर हो जाएगा क्या, E cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, E sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग बनाएं यहाँ पर, तो पॉइंट P पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट P पे हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। पॉइंट P पे जो हमको मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, E1 sin थीटा हो गया। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इस वाले के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे E2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब इस डायरेक्शन में ले, इन दोनों डायरेक्शन में ले, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा,
और इसका भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। ये आपको मेन समझना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि E1 साइन थीटा हो जाएगा, ये E2 साइन थीटा हो गया, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। क्लियर है? अगर इतना हम लोग समझ लिए तो हम लोगों को बस चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब करना क्या है, पॉइंट पी पे डायरेक्शन देख लिए, अगर E की वैल्यू देखें, अगर E1 हमारा देखें तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू Q अपॉन या K मान लीजिए, KQ अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 देखें, E2 क्या आ जाएगा, इसकी वजह से E2 है, इसकी वैल्यू KQ R स्क्वायर, इसका भी डिस्टेंस वही है, यानी वैल्यू लगभग क्या है, दोनों का सेम है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर दोनों की वैल्यू यहां हम लोग देख रहे हैं सेम है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है यहां पे, तो क्या E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से कैंसिल हो जाएंगे भाई। वेक्टर क्वांटिटी इनका नेट निकालेंगे, एक मान लो x है, दूसरा माइनस एक्स है, ऐड करेंगे x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। इसका कंपोनेंट ये क्या करेंगे, दूसरे को खत्म कर देंगे। बचेगा क्या, इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट है, यानी आई नेट हमारा क्या हो जाएगा, यहां से आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हम लोग देख रहे हैं E1 E2 की वैल्यू लगभग इक्वल है, बराबर है, तो E1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है E2 है, तो En हमारा क्या आ जाएगा E cos थीटा, E cos थीटा यानी क्या हो गया, एक प्रकार से 2E cos थीटा मान लेते हैं, क्या हो गया 2E cos थीटा, किसी की वैल्यू हमें कोई ले लेते हैं, 2E1 cos थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2E की वैल्यू क्या है, कोई एक वैल्यू उठाते हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ये हमें ये नेट एक प्रकार से मिल गया। अब देखिए यहां पर एक चीज आ जा रहा है, ये cos थीटा, अब भाई इसे हमें हटाना पड़ेगा। यहां से अगर हम लोग देखें तो एंगल भी निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इस एंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, PO, इसको मान लीजिए कोई पॉइंट A है, ये B है, POA में देखें तो cos थीटा, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना क्लियर है, यानी cos थीटा की वैल्यू अगर ये उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू हम रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे En इक्वल टू क्या हो जाएगा 2KQ L अपॉन में, अब देखिए अंडर रूट L R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यानी क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 है, और यहाँ पे क्या है पावर 1 है, यानी 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, यानी टोटल इनका जो पावर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 3/2। भाई दोनों सेम है, इसका क्या होगा L अपॉन, इसको इसके बगल में यहाँ पे अगर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। अब चलिए क्लियर है, अब ऊपर क्या हो गया, अगर ऊपर में हम लोग देखें P के फॉर्म में अगर इसको लिखना हो, P इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी अगर हम लोग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अगर P की वैल्यू रखें, P इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, क्या हो जाएगा Q इंटू 2L। अगर यहाँ से Q 2L ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख दें क्या 1 अपॉन, यानी यहाँ पे नेट लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू हो गई, ऊपर क्या हो गया P हो गया, नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, क्या हो जाएगा R प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है, अब ये हो गया,
हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, मतलब मेन हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिराइव करेंगे तो व्यंजक हमारा ये मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, क्या हो जाएगा Kp मान लीजिए, या P/4πε0 r² प्लस L² पावर 3/2। अगर कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया है, अगर यहाँ पे भी कंडीशन अगर हमें लगाना पड़ेगी, बहुत दूर पे रखा हुआ है, यानी r ग्रेटर देन क्या है, L है, बहुत दूर पे रखा है। अगर यहाँ पे हम लोग ले लें r ग्रेटर देन L ले लें, कंडीशन लगा लें, तो यहाँ पे L को हम लोग क्या एक प्रकार 0 मान लेंगे, L बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, r², इसको हम लोग क्या कर लें, अगर 0 हम लोग एज्यूम कर लें तो r² की पावर 3/2, यानी टोटल क्या आ जाएगा, r की पावर क्यूब हो जाएगा। इस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा, En इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मान लीजिए Kp में क्या हो जाएगा, r के पावर 3, Kp में r की पावर 3 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि एक्सियल पॉइंट में हम लोग पढ़े थे, अच्छी में क्या आया था, 2Kp/r³ आया था, 2Kp, यहाँ पे क्या हो जाता है, Kp/r³, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा, K × P/r³, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे रखा है, उसका क्यूब हो गया। ठीक है, उसके घात 3 हो गया, Kp/r³ हो गया। ये आपका डेरिवेशन है, इसको बहुत बढ़िया आपको करना पड़ेगा। आप लोग डेरिवेशन करिएगा, थ्योरी लिखिएगा, आराम से 2 से 3 पेज आराम से लग जाएगा। इसमें बोर्ड में अच्छा नंबर आप पा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है। अगर स्टेप बाय स्टेप आपका क्या रहेगा, स्टेप आपका यही रहना चाहिए, स्टेप आपका यही रहना चाहिए, करना इसी तरीके से डायग्राम आप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, और थ्योरी लिख देंगे उस पर कैसे कैसे इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। कोई भी समस्या आए, ना समझ में आए, कमेंट करिए, आप आपकी क्वेरी को दूर किया जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय को बर्बाद किए बिना, समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम समय बचा हुआ है हम लोगों के पास। ये ब्लैंक का हो गया, ये इस पे, हाँ। अब क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये नहीं कि पूछ कुछ रहा है, कुछ लिख के कुछ चले आए। क्वेश्चन समझिए पहले, गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार, कोई एक लंबा तार है जो कि आवेशित है, उसको आवेश दिया गया है, उसके निकट किसी एक बिंदु पर क्या करना है, जिसका रेखीय आवेश क्या है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग, डायग्राम बनाते हैं पहले, उसके बाद इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। कोई एक आवेशित लंबा तार हम लोग इस तरीके से बना लिए, ठीक है, मान लेते हैं एक हमारा आवेशित तार हो गया है। ठीक, इसको मैंने क्या कर दिया, आवेश दे दिया, आवेश क्या दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस दे दिया इसको। ठीक है, प्लस दे दिया। अच्छा, दिया क्या है, गॉस के नियम का उपयोग करके। गॉस का नियम क्या बोलता है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से जो भी विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वो क्या होती हैं, उस बंद पृष्ठ में रखे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होती हैं, निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होती हैं, 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमको एक बंद पृष्ठ भी चाहिए। एक तो तार हमें है, इसको आवेशित तार है, लेकिन क्या है, बंद पृष्ठ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक r डिस्टेंस पे हम लोग वैल्यू निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट, इसको पहले हम लोग पृष्ठ बंद करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, मान लीजिए इसको बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक, किसी एक पॉइंट में क्या कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P पे, जिसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए P हो गया। ठीक, P हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है P के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो अगर एक छोटा एरिया इस तरीके से लें, इस पे क्या लें, एक छोटा एरिया अगर हम लोग लें, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी। ठीक है, और ये क्या होगा, इसके लंबवत क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगा, जो बल रेखाएं निकलती क्या होती हैं, क्षेत्रफल के लंबवत निकलती हैं, तो क्या होगा, डीए का डायरेक्शन इस पे इधर होगा, ई भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, इस वाले पोर्शन पे देखें तो क्या हो जाएगा, डीए इस डायरेक्शन में है,
ठीक, लेकिन ई इस डायरेक्शन में है, यानी फ्लक्स किसके लिए अगर गॉस का नियम लगाएं तो फाइव इक्वल क्या ई डॉट डी ए होता है। ई डॉट डी यानी ई कॉस थीटा हो गया, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा यानी एंगल क्या है 90 0 हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इसी एरिया के लिए कितना इससे फ्लक्स उस पार हो रहा है, इस पार से आ रहा है, उस पार निकल रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बेसिक चीज लेके डिस्कस करेंगे, वहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये पहले डायग्राम बनाएंगे, इसको एक बंद पृष्ठ में रख लेंगे। ठीक, एक छोटे लेंथ छोटे क्षेत्रफल के लिए डी ए के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ई ए हमारा दिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम लोग फ्लक्स का जो गॉस रूल होता है, गॉस का नियम में जो फॉर्मूला बनता है, अगर फॉर्मूला हम लोग लगाएं तो क्या होता है, छोटे क्षेत्रफल के लिए लगाएं तो डी फाइव इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी ए होता है। क्या होगा, डी फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डी फाइव रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए ई हमारा क्या होगा, ई हमारा कोई कांस्टेंट फिक्स होगा, इसको बाहर निकाल लेते, ये अंदर क्या आ जाएगा, डी ए होगा। क्या होगा, डी ए होगा, यानी डी फाइव है तो इसे भी हम लोग क्या करना होगा, नेट निकालने के लिए इसे भी इंटीग्रेट करना होगा। तो डी फाइव को अगर एक छोटे क्षेत्रफल के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। ठीक, अब क्या करते हैं, पूरे क्षेत्रफल के लिए हम लोग करते हैं। तो एक छोटे से डी ए से डी फाइव निकल रहा था, तो ए से कितना निकलेगा, फाइव निकलेगा, यानी फाइव से कितना निकलेगा, ई हो गया। अच्छा, डी ए यानी डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा। इस तरीके का अगर एक प्रकार समझ लिया बेलन हो गया, इसका हम टोटल एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल होता है। आर क्या हो गया, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, एल क्या हो गया, ये लेंथ हो गया हमारा, एक प्रकार समझ लीजिए। ठीक है, क्या हो गया, 2 पाई आर एल हो जाता है। ठीक है, एल हमारा मान लीजिए इसका वायर का लेंथ हो गया एल, ये हमारा एल लेंथ का वायर है। ठीक, ये यहां से आर दूरी पे है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू 2 पाई आर इंटू एल लिख दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, फाई हमारा क्या है, गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या आता है, फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इस पे आवेश दिया गया हुआ है, क्या, क्यू आवेश दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहां पे लेकिन क्या दिया हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए किसी भी पदार्थ को, किसी भी वायर को, किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग आवेश देते हैं तो क्या करता है, उस क्षेत्रफल को, उसका जितना क्षेत्रफल होता है उस पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से क्या करता है, फैल जाता है। यानी जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल, यानी प्रति एकांक यूनिट पे, वायर का लेंथ एल है तो प्रति एकांक लेंथ पे, दूरी पे उसका आवेश कितना है। ठीक, उस पर कितना आवेश की मात्रा है, वो हमारा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो अगर यहाँ से Q की वैल्यू हम लोग देखें तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। भाई हमें आवेश तो पता नहीं, आवेश से Q दिया गया लेकिन समान रूप से फैला हुआ है, तो उसके लिए हम लोग रेखीय आवेश घनत्व का हम लोग यूज करते हैं कि पूरे पे एक प्रकार से इसका घनत्व कितना होगा। ठीक, तो Q इक्वल टू लैम्डा एल हो गया, यानी अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखें लैम्डा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, तो यहाँ से हम लोग देखें एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम लोग देखें ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पे लिख देते हैं, इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारी चीज़ों को इधर लेते आएंगे, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। किसका यूज करें, गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। किसी एक पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया किससे, गॉस के नियम का प्रयोग करके। तो हम इस तरीके से हम लोग डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटे क्षेत्रफल के लिए इंटीग्रेट करके एक बड़े क्षेत्रफल के लिए डिस्कस कर लेंगे। पूरे क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर एल पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
चलिए हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया। इसमें आप लोग थ्योरी भी कुछ लिख दीजिएगा, जो आप बताएं उसी को समझा दीजिएगा आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया है? स्थिर वैद्युति में गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। इस प्रमेय का उपयोग कर एक समान आवेश वाली अनंत अचालक आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। इसको करना होगा पहले, यानी किसी चादर की वजह से एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र में कोई एक चादर रखा है, अनंत अचालक आवेशित चादर है, उसके कारण किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मान लेते हैं हमारा ये एक प्रकार से प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, क्या है? प्लेट रखा हुआ है। ये क्या है? आवेशित है पूरा। ठीक है, क्या है? पूरा ये आवेशित है। ठीक है, अब इसके वजह से हमको फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा? गॉस का प्रमेय यूज करना है। तो गॉस का प्रमेय यूज करने के लिए हमें बंद पृष्ठ पहले बनाना पड़ेगा। बंद पृष्ठ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए इस तरीके से अनंत लंबाई का क्षेत्रफल का रखा हुआ है आवेश, प्लेट है। बंद पृष्ठ बनाने के लिए एक छोटे क्षेत्रफल के लिए एक होल टाइप में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से हमने इस तरीके से बनाया ये, और यहाँ से ये इस तरीके से बाहर निकल रहा है, ये हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर से इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है और इसको क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। और इसकी वजह से इस पे भी क्या आ जाएंगे? इसकी वजह से क्या है? आवेश, ये हमारा आवेश। ठीक है, अब देखिए हमें दो पॉइंट मिलते, एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट Q हो गया। एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट Q हो गया। ठीक है, अगर यहां पे हम लोग डिस्कस करें तो इस अगर पॉइंट पे Q पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? E का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इसका बंद लूप का क्षेत्रफल क्या होगा? DA का डायरेक्शन ये होगा। उसी तरीके से इधर क्या आएगा? ये आएगा। DA का डायरेक्शन क्या आएगा? ये आएगा। ठीक, अगर किसी एक पॉइंट इसके सरफेस पे, जो गोल पाइप वाला सरफेस हमने बनाया है, इसके सरफेस पे कोई एक पॉइंट ले लें, अगर यहाँ पे मान लीजिए छोटा एक क्षेत्रफल ले लें, इस पे तो क्या होगा? DA का डायरेक्शन ये हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी इस पे सरफेस पे क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल का डायरेक्शन अलग अलग परपेंडिकुलर आ रहा है लंबवत दिशा में, उस पे हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा फ्लक्स। यानी इधर से जाएगा, इधर से निकलेगा। ये हमारा इस तरीके से दो डायरेक्शन में, एक इधर हमारा ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग नेट फ्लक्स की बात करेंगे, फाई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई P हो गया प्लस फाई Q हो गया। क्या हो जाएगा? फाई P प्लस फाई Q हो गया। क्लियर है? तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? फाई क्या हो जाएगा? E इंटू ए हो गया, दोनों का एरिया सेम होगा, E इंटू ए एंड E इंटू ए हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? EA हो जाएगा। ठीक है, या इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखिए, यानी फाई एन इक्वल टू क्या हो गया? कोई एक मान लीजिए 2 फाई P हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे छोटे क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? यहां पे D सॉरी, देखिए क्या हो जाएगा? एक छोटे अगर क्षेत्रफल के लिए सॉरी स्टूडेंट्स, D फाई के लिए D फाई की बात करें हम लोग, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 फाई P A हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा फाई हो गया। फाई इक्वल टू क्या हो गया? 2E बाहर आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट एरिया करेंगे तो क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी?
पूरा बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ घनत्व की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितने आवेश मौजूद हैं, आवेश की मात्रा क्या है, वो क्या होता है, पृष्ठ का घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, सिग्मा इंटू ए मिल जाएगा। ठीक है, Q की जगह सिग्मा इंटू ए वैल्यू रख दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E इंटू ए। यहाँ से ए देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और E की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी बच्चों E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या होता है, किसी वैल्यू पर, किसी एक पृष्ठीय चादर की वजह से एक समान आवेशित क्षेत्र में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में, तो आवेशित चादर के कारण कोई एक बिंदु हो गया, ठीक है, कोई एक दूरी पे, यहाँ से मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे निकट बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होगा ये हमारा सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम आप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके से इनका डेरिवेशन करेंगे और थ्योरी लिखेंगे, इस पे स्थिर वैद्युत गॉस का प्रमेय भी लिखेंगे, गॉस का प्रमेय क्या होता है। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आज हम लोगों ने क्या किया, इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया। अब आगे के जो क्वेश्चन और बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, वो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से।